आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि सरकार ने लोकसभा में वक्फ बिल को पेश कर दिया है और अब से 1 घंटे के बाद रात 10 बजे इस बिल पर वोटिंग कराई जाएगी। विपक्षी नेताओं के लिए बुरी खबर यह है कि नीतीश कुमार के 12 और चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों ने लोकसभा में इस बिल का समर्थन किया है और अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वक्फ बिल के समर्थन में कम से कम 293 वोट पड़ सकते हैं और इस बिल के खिलाफ 232 वोट पड़ सकते हैं और इन वोटों की संख्या कुछ कम भी हो सकती है, यानी कम से कम लोकसभा में विपक्ष का कोई चांस नहीं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोकसभा में 9 सांसद हैं और आज बहस के दौरान इन सांसदों ने इस बिल पर अपने रुख को स्पष्ट नहीं किया है, जबकि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने खुद उनसे ये पूछा कि वो बिल के खिलाफ वोट करने वाले हैं या वो इस बिल के समर्थन में वोट करने वाले हैं। विपक्ष के नेताओं ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सरकार ने बहस के लिए सिर्फ 10 घंटे का ही समय दिया, जबकि इस विषय पर बहस के लिए कम से कम 12 घंटे या फिर उससे ज्यादा का समय मिलना चाहिए था। हालांकि सरकार का कहना है कि वर्ष 2013 में जब वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश हुआ था, तब यूपीए की सरकार ने सिर्फ 5.5 घंटे इस बिल पर बहस कराई थी और ये सरकार तो 10 घंटे बहस करवा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, लेकिन राहुल गांधी ने वक्फ बिल पर विपक्ष की तरफ से कोई भाषण नहीं दिया और यह भी तब हुआ जब राहुल गांधी पिछले हफ्ते तक ये कह रहे थे कि सरकार उन्हें संसद में बोलने नहीं देती, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। सूत्रों से हमें यह पता चला कि संसदीय दल की बैठक में राहुल गांधी ने यह सुझाव दिया था कि वक्फ बिल पर उन्हीं नेताओं को भाषण देना चाहिए जो इस मुद्दे पर बनाई गई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा थे और इसी वजह से कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने विपक्ष की तरफ से पहला भाषण दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी भी लोकसभा में मौजूद नहीं हैं क्योंकि वो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के एक वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए थाईलैंड गए हैं और इस वार्षिक सम्मेलन का नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। लंबा नाम है, शॉर्ट में इसे बिम्स्टेक कहते हैं। अब आप ये देखिए कि आज की बहस के दौरान केंद्र सरकार ने इस बिल को जरूरी क्यों बताया है, ये पूरी बहस क्यों हो रही है, इस बिल में ये जो बदलाव किए जा रहे हैं ये क्यों जरूरी है। और ये बात पूरे देश को समझनी चाहिए, आपको भी समझनी चाहिए, क्योंकि आप भी जब बाहर निकलेंगे, कल अपने दफ्तर जाएंगे, किसी चाय की दुकान पर बैठेंगे, अपने दोस्तों के साथ कहीं बैठेंगे, तो वक्फ बिल पर बहस जरूर होगी और आपको हर तर्क के बारे में पता होना चाहिए, हर जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सरकार का पहला तर्क यह है कि वर्ष 1995 और वर्ष 2013 में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सरकार ने वक्फ कानून में ऐसे बदलाव किए थे जिनसे वो मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहती थी। यानी उस समय की जो सरकार थी कांग्रेस के नेतृत्व वाली, उसने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड में जानबूझकर ऐसे बदलाव किए थे। इनमें जो सबसे बड़ा बदलाव था कि अगर गैर मुस्लिम नागरिक भी वक्फ को अपनी संपत्ति दान में देना चाहते हैं तो वक्फ का कानून उन्हें ऐसा करने से रोकेगा नहीं। मतलब अगर कोई नागरिक ऐसा है जो मुसलमान नहीं है, इस्लाम धर्म को नहीं मानता, अगर वो भी वक्फ को अपनी संपत्ति दान में देना चाहता है तो उसे इस बात की पूरी इजाजत होगी। ये कानून इसलिए भी विवादित था क्योंकि एक तरफ गैर मुस्लिम महिला को एक मुस्लिम पुरुष से निकाह करने के लिए पहले धर्म परिवर्तन करना होता है और यह पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा। महिला को, किसी भी गैर मुस्लिम महिला को मुसलमान पुरुष से निकाह करने से पहले अपना धर्म परिवर्तन करना होता है और इस्लाम धर्म को अपनाना होता है। लेकिन जब संपत्ति देने की बारी आती है, संपत्ति का दान करने का मामला आता है, तो इस मामले में कांग्रेस की सरकार ने यह कानून बना दिया कि देश के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और अल्पसंख्यक ईसाई अगर अपनी निजी जमीन वक्फ को दान में देना चाहते हैं तो उन्हें पूरा अधिकार होगा। यानी अगर किसी लड़की को शादी करनी है, निकाह करना है, तो उसे मुसलमान बनना होगा, लेकिन अगर किसी की संपत्ति लेनी है
तो उसमें धर्म की कोई जगह नहीं है। किसी भी धर्म का व्यक्ति आ सकता है और अपनी संपत्ति वक्फ को दे सकता है। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह की संपत्ति। इसलिए बड़ा सवाल आज यह है कि कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति वक्फ को अपनी संपत्ति दान में क्यों देगा, अल्लाह को अपनी संपत्ति दान में क्यों देगा, और क्या अल्लाह भी, क्या इस्लाम के कानून भी किसी गैर मुसलमान से, ऐसे व्यक्ति से जो इस्लाम को नहीं मानता, क्या उससे उसकी संपत्ति और उसके दान को कबूल करेंगे? इस कानून को खत्म करने के लिए ही सरकार ये नया बिल लेकर आई है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म अपनाया हुआ है और जिन्हें मुसलमान बने हुए अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, वो लोग वक्फ को अब अपनी संपत्ति दान में नहीं दे पाएंगे। वर्ष 2013 में ही यूपीए की सरकार ने सेक्शन 108 को वक्फ कानून में जोड़ दिया था। यह सेक्शन कहता है कि वक्फ के कानून देश के किसी भी कानून से ऊपर होंगे, यानी देश में भी 2 तरह के कानून बन जाएंगे। एक देश का वो कानून जो हम सब पर लागू होता है, हमारे ऊपर और आपके ऊपर, और एक वक्फ का कानून। वक्फ का जो कानून है वो सबसे ऊपर होगा। सोचिए ऐसा कैसे हो रहा था कि वक्फ का कानून हमारे देश के सभी कानूनों से ऊपर था और फिर भी इस देश के अल्पसंख्यक मुसलमान खतरे में थे। बार बार ये बात कही जाती है कि मुसलमान भारत में खतरे में है, लेकिन वक्फ का कानून जो है वो बाकी के कानूनों से ऊपर है, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये बात लगातार कही जाती है कि देश में रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन सच्चाई यह है कि रेलवे के पास जितनी भी जमीनें हैं उसका इस्तेमाल इस देश के सभी लोग करते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों। इसी तरह भारतीय सेना की जमीन भी देश के लोगों की रक्षा करने के लिए इस्तेमाल होती है, चाहे वो लोग किसी भी धर्म के हों। लेकिन वक्फ की जो जमीन है ये निजी जमीन होती है और इस पर देश के तमाम लोगों का कोई अधिकार नहीं होता। सोचिए, जब वक्फ की संपत्ति निजी संपत्ति है तो उसके कानून देश के बाकी कानूनों से ऊपर कैसे हो सकते हैं? दुनिया में 57 देश ऐसे हैं जहां बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है, लेकिन किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन नहीं है जितनी भारत के वक्फ बोर्ड के पास है। भारत का वक्फ बोर्ड सबसे अमीर है, मुस्लिम देशों के वक्फ बोर्ड से भी अमीर। आज भारत के वक्फ बोर्ड के पास 8,72,000 संपत्तियां और जमीनें हैं। इनमें से 17% जमीन कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल होती हैं, 16% जमीनें खेतीबाड़ी के लिए, 14% मस्जिदों के लिए, 13% दुकानों के लिए, 11% मकानों के लिए और 1.6% जमीन मदरसों के लिए इस्तेमाल होती है। और ये सारी निजी ज़मीन है जिन पर गैर मुस्लिम नागरिकों का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक उनका नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ की संपत्तियों से गरीब और पिछड़े मुसलमानों की मदद होनी थी, लेकिन आज भी वक्फ बोर्ड के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि उसने वक्फ की इन ज़मीनों और संपत्तियों पर कितने अस्पताल, कितने स्कूल, कितने स्किल सेंटर्स और कितने अनाथालय बनवाए हैं और उसने असल में कितने गरीब मुसलमानों की मदद की है। आज सरकार ने भी यही सवाल पूछा कि अगर पूरी दुनिया में वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्ति भारत में है तो भारत के मुसलमानों में इतनी गरीबी और इतना पिछड़ापन क्यों है? फिर भी भारत के मुसलमान गरीब क्यों हैं? और इसका सीधा सा मतलब यह है कि वक्फ बोर्ड ने अपना काम ठीक से नहीं किया। आज संसद में इस बात पर बहस हुई कि वक्फ बोर्ड धार्मिक संस्था है या एक वैधानिक संस्था है। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक संस्था है जो वक्फ की संपत्तियों की निगरानी करती है और ये वक्फ बोर्ड पिछली सरकारों ने ही बनाए हैं और इन्हें धार्मिक मानना गलत होगा। इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट के फैसलों में भी किया गया है, लेकिन आज सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण वक्फ बोर्ड को एक धार्मिक संस्था बताया जा रहा है। आज लोकसभा में सरकार ने वर्ष 2014 का एक ऐसा मुद्दा भी उठाया जिसके बारे में शायद आप सबको पता नहीं होगा। वर्ष 2014 में जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, तब आचार संहिता लागू होने से पहले मार्च 2014 में यूपीए की सरकार ने
123 सरकारी जमीनों को दिल्ली के वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था। 123 सरकारी जमीनों को दिल्ली में, देश की राजधानी में। और इसमें भी आप ये समझ लीजिए कि जो दिल्ली की जो प्राइम जो लोकेशन की जमीनें हैं, जो आज बहुत महंगी हैं, उन जमीनों को, 123 सरकारी जमीनों को वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था चुनाव से ठीक पहले यूपीए की सरकार ने। ये सारी जमीनें दिल्ली के मशहूर कनॉट प्लेस, मथुरा रोड, लोधी रोड, पंडारा रोड, करोल बाग, सदर बाजार, दरियागंज और पुराने संसद भवन के आसपास के इलाकों में मौजूद थी। जो लोग दिल्ली और आसपास रहते हैं वो तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि ये जो इलाकों के नाम मैंने अभी आपको बताए हैं, ये दिल्ली के वो इलाके हैं जहां ज़मीन बहुत महंगी है, जहां ज़मीन की जो कीमतें हैं वो सैकड़ों करोड़ों रुपए की इन ज़मीनों की कीमतें होंगी। सबको अगर मिला लें तो हज़ारों करोड़ की ज़मीन ये होगी। यहाँ पर कोई आम आदमी ज़मीन खरीदने का सपना भी नहीं देख सकता। इस प्रकार की ज़मीनें हैं ये। दिल्ली के बिल्कुल हार्ट में, दिल्ली की जो सबसे प्राइम लोकेशन है, ये वो ज़मीनें वहाँ की हैं। और ये सारी ज़मीनें वक्फ बोर्ड को दे दी गई थी। अदालत का ये कहना था कि वक्फ इन ज़मीनों पर अपना दावा करता है, लेकिन सरकार चाहे तो इन ज़मीनों को अपने पास भी रख सकती है और इस मामले में दोबारा भी विचार कर सकती है। और सरकार ने बिल्कुल ऐसा ही किया। सरकार ने दोबारा विचार करते हुए, यानी सरकार ने अपने पास नहीं रखा इन्हें, इन पर पुनर्विचार किया। पुनर्विचार करने के बाद सरकार ने वर्ष 2014 के चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की 123 सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड को सौंप दी, जबकि वक्फ बोर्ड के पास इन जमीनों को अपनी संपत्ति साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज भी नहीं थे। इन सरकारी जमीनों पर वक्फ के दावों की जांच करने के लिए 51 वर्ष पहले, वर्ष 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और इस कमेटी की जांच पर भी तब कई सवाल उठे थे। आरोप लगा था कि इस कमेटी को जिन जमीनों पर जांच करने के लिए वक्फ के लोगों ने घुसने तक नहीं दिया, उन जमीनों को भी आंख बंद करके इस कमेटी ने वक्फ की संपत्ति बता दिया और इस तरह से वक्फ बोर्ड की जमीनें इस देश में तेजी से बढ़ती चली गई। हमारे देश में जो इस प्रकार की पार्टियां हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, उन्हें यह लगता था कि अगर वो इन सारी सरकारी ज़मीनों को वक्फ बोर्ड को सौंपेंगी तो इससे इस देश का मुसलमान खुश होगा और खुश होकर इन पार्टियों को वोट देगा। लेकिन आप ये सोचिए कि 2014 के चुनाव से ठीक पहले यूपी की सरकार ने इतनी सारी ज़मीन वक्फ बोर्ड को सौंप दी, फिर भी वो चुनाव हार गई और उसके बाद मोदी सरकार आई। वर्ष 1950 में पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 52,000 एकड़ ज़मीन थी, जो वर्ष 2009 में बढ़कर 4 लाख एकड़ हो गई। 2014 में 6 लाख एकड़ हो गई और आज जब मैं आपको ये खबर सुना रहा हूं, वर्ष 2025 में वक्फ बोर्ड के पास हमारे देश की कुल 9,40,000 एकड़ ज़मीन है। वक्फ की ज़मीनों में इतना इजाफा इसलिए हुआ क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए पिछली सरकारों ने वक्फ के दावों को कभी भी शक की निगाह से नहीं देखा। जो वक्फ ने कहा, सरकारें मानती चली गई। वक्फ ने जहां उंगली रख दी, वो ज़मीन उनकी होती चली गई। वक्फ ने जिस ज़मीन पर दावा कर दिया, वो ज़मीन पिछली सरकारों ने वक्फ को दे दी या फिर उन ज़मीनों को विवादित ज़मीन मानकर उन पर वक्फ के दावों को ही आगे चलकर पुख्ता कर दिया। उदाहरण के लिए गुजरात में भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारकाधीश में वक्फ बोर्ड ने 2 द्वीपों पर अपना दावा किया है। सूरत में नगर निगम के दफ्तर की ज़मीन पर, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की ज़मीन पर, प्रयागराज में महाकुंभ मेले की ज़मीन पर, लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर, कर्नाटक में मशहूर बीदर के किले पर और तमिलनाडु के 1,500 साल पुराने एक मंदिर पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है कि ये ज़मीन हमारी है, जबकि इस्लाम धर्म खुद 1400 वर्ष पुराना ही है। वर्ष 2013 में यूपी की सरकार ने वक्फ कानून में सेक्शन 40 को भी जोड़ दिया। यह सेक्शन 40 कहता है कि वक्फ किसी भी ज़मीन को अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है। उदाहरण के लिए वक्फ अगर ये कहता है कि आज से 200, 300 या 500 वर्ष पहले किसी ज़मीन का इस्तेमाल इस्लाम धर्म की किसी धार्मिक गतिविधि के लिए होता था,
तो उस जमीन पर वक्फ अपना दावा कर सकता है और वक्फ को इन जमीनों को अपना साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत भी देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपना दावा पेश करना है। लेकिन अब युग बदल चुका है, सरकार बदल चुकी है और अब मोदी सरकार ने इस प्रावधान को खत्म कर दिया है और इसके साथ ही वर्ष 1963 के लिमिटेशन एक्ट को भी इसमें जोड़ दिया है, जो कहता है कि अलग अलग मामलों में 1 से 30 साल के बीच ही वक्फ किसी जमीन पर अपना दावा कर सकता है और अगर उसके पास अपना दावा साबित करने के लिए सबूत नहीं है तो फिर वो जमीन वक्फ की नहीं मानी जाएगी। इस कानून के खत्म होने से देश के अल्पसंख्यक सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई धर्म के उन लोगों को भी राहत मिलेगी जिनके गुरुद्वारे, चर्च और मंदिरों पर वक्फ ने पहले ही अपना दावा किया हुआ है। आज एक सवाल यह भी है कि अल्पसंख्यक तो सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं और ईसाई भी हैं, लेकिन इन अल्पसंख्यकों की बात कोई क्यों नहीं कर रहा, जबकि ये अल्पसंख्यक वर्ग वक्फ कानून में सुधार के लिए काफी समय से मांग करते आ रहे हैं। आज सोचने वाली बात यह भी है कि भारत में 80% हिंदू रहते हैं, लेकिन हिंदुओं की धार्मिक संपत्तियों को संरक्षित करने के लिए वक्फ जैसा कोई कानून नहीं है। हिंदुओं की स्थिति यह है कि वो उन जमीनों पर भी अपना दावा नहीं कर सकते जिन पर सैकड़ों वर्ष पहले मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बना दी गई थी। लेकिन इस्लाम धर्म का वक्फ बोर्ड देश में कहीं भी किसी भी मंदिर या दूसरी जमीन पर अपना दावा कर सकता है और हमारी पिछली सरकारों ने ही वक्फ को ये अधिकार दिए हैं। सोचिए, एक तरफ 80% हिंदू हैं जिन्हें अपने प्राचीन मंदिरों की जमीन पर भी आज दावा करने का अधिकार नहीं है और ये दावा करने के लिए भी उन्हें अदालत में कानूनी संघर्ष करना पड़ता है। सबसे बड़ा उदाहरण तो अयोध्या में राम जन्मभूमि का ही मामला है। राम जन्मभूमि के मामले में न जाने कितने हिंदू कारसेवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी और इतना लंबा कानूनी संघर्ष करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद, तब जाकर हिंदू पक्ष को राम जन्मभूमि की जो जमीन है वो उन्हें मिली और उसके बाद भगवान श्री राम का मंदिर वहां पर बन पाया। आप सोचिए। लेकिन दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड को किसी भी जमीन पर अपना दावा करने के लिए अदालत में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक नोटिस भेजकर उस जमीन पर अपना अधिकार जता सकता है। और यह भारत की धर्मनिरपेक्षता का एक कड़वा सच है और इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि ये वक्फ का जो नया कानून आ रहा है यह हमारे देश में एक टर्निंग पॉइंट होगा, एक मील का पत्थर साबित होगा। और वो इसलिए होगा क्योंकि इसके बाद से धर्मनिरपेक्षता की एक नई परिभाषा गढ़ी जाएगी। धर्मनिरपेक्षता वो नहीं है जो वर्षों से और दशकों से हमें बताई जा रही है। आज सरकार ने भी यह तर्क दिया है कि अगर वक्फ कानून में बदलाव करना असंवैधानिक है तो फिर वर्ष 1995 और 2013 में इस कानून में बदलाव कैसे हुए। सरकार ने यह भी कहा है कि जो मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसे और वक्फ की दूसरी संपत्तियां पहले से रजिस्टर्ड हैं और जिनका वक्फ के पास पूरा ब्यौरा है, उनमें सरकार का कोई दखल नहीं होगा।